नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर इस कहावत को हजारों लोगों ने सच होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। आपके सामने वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जो जमालपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की है और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें ये तस्वीरें कैद हो गईं। जमालपुर स्टेशन से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस भागलपुर की ओर चलती हुई ट्रेन में कुछ लोग दौड़कर चढ़ने लगते हैं और तभी ट्रेन से एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर उतरती हुई नजर आती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उसके पैर फिसल जाते हैं और तभी आरपीएफ का एक जवान वहां पर दौड़ता हुआ पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच से अंदर नीचे गिर जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं और फिर क्या वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी जो एक साथ यहां जुटी हुई नजर आती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार के बीच ट्रेन चलती रही और कुछ देर बाद जाकर ट्रेन रुकती है, लेकिन रुकते रुकते उसकी आखिरी बोगी भी पार हो गई। लोग महिला और उसके बच्चे को सकुशल देखकर हैरान रह जाते हैं। ऊपर वाले की दया से महिला और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। आरपीएफ के जवानों ने लोगों की मदद से इस महिला और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि महिला को थोड़ी सी चोट जरूर पहुंची थी, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित है। यह हादसा आपको एक सीख देता है, कभी भी चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश ना करें, चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें, वरना ये आपके लिए जान से खिलवाड़ करने जैसा होगा। बेहद गंभीर मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब ट्रेन से उतरती महिला प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पैर रखती है, वो किस तरीके से अचानक से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच नीचे गिर जाती है। उसके गोद में एक बच्चा भी होता है, लेकिन जब तक ट्रेन रुकती तब तक उसकी आखिरी बोगी भी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। आरपीएफ के जवान दौड़ते जरूर हैं, लेकिन जब तक इस महिला को पकड़ पाते, ये महिला नीचे गिर चुकी थी। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती हुई नजर आई। ये महिला और बच्चे दोनों ही सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सीख लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जान से खिलवाड़ करने से थोड़ी देर भली। चलती हुई ट्रेन में ना तो चढ़ने की कोशिश करें और ना ही उससे उतरने की कोशिश करें। ये जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां अपराधियों ने मुखिया पति और उसके ममेरे भाई को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना कादिरगंज थाना क्षेत्र के पचोहिया की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत की मुखिया अनीता देवी के पति अवधेश कुमार को जांघ में गोली मारी गई, जबकि उनके ममेरे भाई प्रदीप कुमार को सीने में गोली लगी है। इन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अवधेश कुमार पूर्व मुखिया रह चुके हैं। मामला बीती रात का है और बताया जा रहा है कि अवधेश कुमार अपने घर के पास बने चबूतरे पर बैठे हुए थे और तभी नकाबपोश 5 से 6 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पंचायत के मुखिया पति हैं अवधेश महतो जी, उनको गोली लगी है, तो अभी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। एक इनके भगना को भी गोली लगी है, जिसका नाम प्रदीप कुमार है, तो उनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। कौन लोग गोली किए हैं इसमें? इनका कहना है कि चुनावी रंजिश, चुनाव चूँकि पंचायत चुनाव होने वाला है, उसी वजह से कुछ लोगों ने इन्हें गोली मारी है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। जी हां, विधायक गोपाल मंडल तेजस राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में देखिए किस तरीके से बनियान पहने हुए घूमते नजर आते हैं। वो तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं और सवाल यही उठता है कि एक जनप्रतिनिधि हैं,
और किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, पहनावा क्या होना चाहिए, वो भी तब जब ट्रेन में हजारों की संख्या में यात्रियों की मौजूदगी होती है। ये उनका अपना घर नहीं है और विधायक होने के नाते इनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, लेकिन किस तरीके का आचरण इनकी तरफ से किया गया, बेहद शर्मनाक। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की और इस पर विधायक के समर्थक देखिए किस तरीके से हंगामा शुरू कर देते हैं। विधायक गोपाल मंडल पटना से दिल्ली जा रहे थे। बक्सर और मुगलसराय के बीच की ये घटना है। भारी हंगामे के बाद मुगलसराय से आरपीएफ और जीआरपी की टीम यहां पर पहुंचती है और हंगामे को शांत कराया गया। हालांकि अभी तक किसी ने पुलिस में इसकी लिखित कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। तो देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादों से नाता जुड़ गया हो। गोपाल मंडल के बयान इतने विवादित रहे हैं कि उन्हें विवादों का गोपाल कहा जाने लगा है। कुछ दिनों पहले गोपाल मंडल ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। इसी साल मार्च महीने में उन्होंने कहा था कि लड़ाकू आदमी है, लाठी रहती है, झाड़ देंगे, रिवॉल्वर रहता है, ठोक देंगे। मार्च में ही वो बांका के बौसी में जमीन हथियाने पहुंच गए, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और काफी देर तक बंधक बनाए रखा। और इसी साल जनवरी महीने में उन्होंने विवादित बयान देते हुए ये कह दिया कि एमपी एमएलए बनने के लिए मसल्स पावर और मुंह में बोली होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन गोपाल मंडल ने यह कह दिया कि बीजेपी के प्रत्याशी ने पीएम के मंच पर उन्हें टोका नहीं, इसीलिए वो चुनाव हार गए। कोरोना काल में लगी बैरिकेडिंग को हटा दिया। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर बैरिकेडिंग हटवाई ताकि इस पर सवाल उठें। और इसी साल की अगर बात करें तो जुलाई में कोरोना काल में पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में हंगामा करते नजर आए। जनवरी महीने में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी। गोपाल मंडल विधायक बनकर यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजनीति में सभी बच्चे हैं, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमको तो जनता का आशीर्वाद मिला है। लेकिन उसी जनता के लिए कैसी असहज स्थिति विधायक गोपाल मंडल खड़ी कर देते हैं। हालांकि किसी ने इसे लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन विधायक होने के नाते इनकी भी जिम्मेदारी थी, समझदारी पर सवाल जरूर है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसकेएमसीएच में एक और एईएस मरीज की पुष्टि हुई है। 12 साल की बच्ची में एईएस बीमारी की पुष्टि इस वक्त हुई है। एसकेएमसीएच से यह खबर, जहां पर इस साल एसकेएमसीएच में 51 बच्चों में एईएस की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इस साल अगर एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या की बात की जाए तो 16 बच्चों की मौत हो चुकी है अभी तक। अगस्त में 12 और जुलाई में 22 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई। पूर्णिया में कटाव का कहर देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये 22 प्रखंड की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन, जहां कटाव की वजह से एक मकान महानंदा नदी में देखिए कैसे कुछ सेकंड में ही विलीन हो गया। कटाव की वजह से मकान ध्वस्त होकर नदी में समा जाता है। जिले में महानंदा के साथ कनकई और परमान नदी एक साथ देखिए 3 नदियों का कहर इन इलाकों के लोगों के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुछ सेकंड और भरभरा कर ये पूरा मकान जो है वो पानी में समा गया, विलीन हो गया। बाइसी के साथ ही अमौर में पहले भी कई घर और स्कूल अब तक कट चुके हैं। अब एक बार फिर से एक एक करके तमाम दूसरे मकानों पर कटाव का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मकान कुछ सेकंड भर में ही जो अब तक यहाँ पर खड़ी नजर आ रही थी, कटाव की जद में आ जाती है और कुछ सेकंड में नदी में विलीन हो जाती है। हाँ चले जी अब ले और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। जी हां, लगातार दूसरे दिन
करप्ट अफसर पर नकेल कसा क्या है? आय से अधिक संपत्ति के मामले की बात करें तो पालीगंज के डीएसपी रहे तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जबकि हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर डाले गए रेड में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है। तनवीर अहमद के ठिकानों से आय से 70% अधिक संपत्ति मिली है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। साथ ही लाखों के निवेश के कागजात बरामद किए गए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से नीतीश सरकार एक्शन में आ चुकी है। करप्ट अफसरों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। डीएसपी तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने ये कार्रवाई की है। तनवीर अहमद पालीगंज में पोस्टेड थे, जहां बालू माफिया से सांठगांठ का उन पर आरोप है। बालू की तस्करी में माफियाओं की मदद करने में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद गृह विभाग ने जुलाई 2021 में तनवीर अहमद को डीएसपी पाली के पद से हटा दिया था। इस छापेमारी अभियान में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अलावा बिहार एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई ऐसे ऑफिसर हैं, तकरीबन 40 से 42 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने बालू माफियाओं से सांठगांठ कर सरकार को राजस्व का न केवल चूना लगाया बल्कि अकूत संपत्ति भी अर्जित की। तो वहीं हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव की काली कमाई को देखकर स्पेशल विजिलेंस की टीम के भी होश उड़ गए। अनुभूति के पटना स्थित आवास पर स्पेशल विजिलेंस की टीम ने रेड डाला, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। छापेमारी में अनुभूति श्रीवास्तव के पटना में 2 फ्लैट, इंदौर में तीसरे फ्लैट की जानकारी मिली, जबकि छापेमारी में फ्लैट के एग्रीमेंट के कागजात भी मिले। पत्नी और बच्चों के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पता चला है। सस्पेंडेड अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर यह कार्रवाई खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर की गई है। जिस अनुभूति श्रीवास्तव पर नकेल कसा गया है, उनके बारे में भी जान लीजिए। अनुभूति श्रीवास्तव हाजीपुर नगर परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रहे। कार्यपालक पदाधिकारी के पद से वे सस्पेंड कर दिए गए थे। 18 अगस्त को कार्यपालक पदाधिकारी के पद से हटाए गए थे। जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों की मशीन और सामान की खरीदारी की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले का उन पर आरोप लगा था। जाहिर तौर पर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। 2 दिनों तक लगातार छापेमारी की तस्वीरों से साफ है कि करप्ट अफसरों पर नकेल कसने में शासन और प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बगहा में पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां जो है वो कम नहीं हो रही, लेकिन तमाम परेशानियों के बीच थारू समुदाय के लोग आपदा में भी अवसर की तलाश कर लेते हैं। जी हां, और उसकी एक वानगी है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे पहाड़ी नदियां उफान पर होती हैं तो इन्हें रोजगार के रूप में मछली मारने का मौका मिल जाता है। सैकड़ों की संख्या में थारू समुदाय के लोग मछली मारते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, किसी तरह से उनका पेट पाल लेते हैं। आपदा को अवसर में बदलने के थारू आदिवासी समुदाय के लोगों पर संवाददाता मुन्ना राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी नदियों से तबाही के बीच यहाँ के थारू समुदाय के लोगों ने आपदा में अवसर को भी ढूंढ लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए ये पहाड़ी नदी है जो प्रलयकारी मानी जाती है और तबाही का मंजर लेकर आगे बढ़ती है। इस तबाही के मंजर के बीच आप देख सकते हैं कैसे दर्जनों की संख्या में लोग नदी में मछली मार रहे हैं और यह तबाही जैसे ही थोड़ा सा राहत मिलता है लोग इसमें अवसर तलाश लेते हैं। और एक दो नहीं, आप जब भी किसी पहाड़ी नदी के आसपास जाइएगा तो तमाम ऐसे इलाकों में लोग इस आपदा की इस घड़ी में अवसर भी ढूंढते जरूर हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो मछली मारने का कारोबार कर रहे हैं। दिन भर मारते हैं तो कितना मिलता है? वही कभी 1 किलो, आधा किलो, 3 पाव ऐसे। तबाही कितना है इस नदी से? अरे बहुत दिन से। कितना तबाही है? बहुत तबाही है। बहुत तबाही है। तो और मछली मारने का ख्याल करके मछली मारते हैं कब आप लोग? टाइम मिल जाता है, जब पानी कम हो जाता है तो चले जाते हैं मारने। हमारे बाड़ी में पूरा पानी भरा हुआ रहता है, सब्जी का उपजाव नहीं होता है और सोचते हैं कि बाढ़ के वजह से तो रात भर जागते ही हैं, लेकिन सुबह में सोचते हैं कि थोड़ा सा मछली मार लेंगे तो सब्जी भी हो जाएगा और पूरा परिवार भी खा लेगा। तो आप देख सकते हैं कि यही एक थारू समुदाय
की खूबी होती है कि जब भी कोई आपदा होता है उस आपदा में भी लोग अवसर तलाश जरूर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर तबाही लोग झेलते हैं और साथ ही साथ मछली मारकर अपने भोजन के साथ ही परिवार के रोजगार का भी एक बड़ा साधन ढूंढ लेते हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। गोपालगंज में बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मांझागढ़ प्रखंड की कई पंचायतों में अभी भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मांझागढ़ के गौसिया पंचायत वार्ड संख्या 13 के ग्रामीण 3 महीने से बाढ़ के पानी में यूं ही घिरे हुए हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उन्हें न तो सरकारी नाव की सहायता मिल रही है और न ही कोई सरकारी लाभ ही। यहाँ तक कि बीमार होने की स्थिति में भी अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गोपालगंज के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जब से वाल्मीकि नगर बराज में 4 लाख से पानी छोड़ा गया है तब से यहाँ पर कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार फैल रहा है। हम नाव से अभी पहुँचे हैं मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। ये जो वार्ड नंबर 13 का जो कई गाँव घर हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और ये लोग पानी से घिरे हुए हैं। हम इसे खुद जाने का प्रयास करते हैं। कौनो साधन यहाँ नाव के हमनी के नहीं है, तिरपाल भी नहीं है, हमनी गजन बहुत हो रहा बा। तो कितना दिन से आप लोग पानी से घिरे हुए हैं आप लोग? हम लोग 3 महीना हो गया। हाँ, 3 महीना हो गया पानी में गिरने से। तो आप लोग को सरकारी सहायता मिला? कुछ नहीं मिला है, ये बार तक कुछ भी नहीं मिला। कोई सरकार हम लोग लग नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा मंगनी जादव नाम है। ये मंगनी यादव है। उनका कहना है कि 3 महीने से वो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहन यादव। तो मोहन जी, ये कौन सा वार्ड है, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये वार्ड नंबर 13 है, ये गौसिया पंचायत। यहाँ पर अभी तक ले सरकारी कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिला। तो इस वार्ड में कितनी आबादी होगी जो पानी से घिरे हुए हैं आप लोग? इस आबादी कम से 1000 आबादी तो है ही है। और क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को बाढ़ से? बाढ़ से हम लोग कुछ फसल भी क्षतिग्रस्त है और आने जाने का कोई सुविधा भी नहीं है, कोई नाव फाव नहीं है यहाँ पे। तो कोई बीमार होता है फिर कैसे जाते हैं आप लोग? और किसी को नाव घाट से मंगाते हैं तो उसी से जाते हैं। ये ग्रामीणों का दर्द है। उनका कहना है कि वो पिछले कई महीने से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, सुविधा नहीं मिला और कोई बीमार होता है तो फिर उन्हें नाव से ही एकमात्र सहारा है जब वो अस्पताल में या जिला मुख्यालय में जा सकें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जमुई के एकमात्र स्टेडियम के सरकारी जिम से खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल 2017 में लाखों रुपए खर्च कर जिम में कई मशीनें लगाई गई जो अब खराब पड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, जिम में 2 ट्रेनर भी नियुक्त किए गए हैं लेकिन वो कभी आते नहीं हैं। स्टेडियम के सरकारी जिम का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए साथ ही खिलाड़ियों के सेहत का ख्याल रखने के लिए स्टेडियम, करोड़ों के स्टेडियम में लाखों रुपए खर्च करके जिम बनाया गया है। देख सकते हैं कि ये जिम है और 2017 से इसकी शुरुआत हुई, मतलब 4 साल हो गया। लेकिन देखा जाए तो मशीनें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। जो इलेक्ट्रिक, बिजली पर चलने वाली मशीनें हैं, 3 से 4 दिनों से इस हॉल में, मतलब जिम में बिजली है ही नहीं। सरकारी व्यवस्था है और यहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर ये मशीन लगाए गए हैं और जिन मशीनों का अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। देखा जा सकता है कि बिजली का सॉकेट भी निकला हुआ है और मशीनें जो हैं ये खराब पड़ी हुई हैं। मॉनिटर काम नहीं कर सकता है, इसलिए अगर मॉनिटर इसलिए काम नहीं कर सकता है कि बिजली नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका फ़ायदा कितना होगा, जबकि यहाँ पर फिजिकल ट्रेनर की तैनाती की गई है लेकिन फिजिकल टीचर जो है वो यहाँ नहीं है और एक परिचारी है यहाँ पर। इन्हीं के भरोसे ये जिम चल रहा है जबकि यहाँ पर पोस्टिंग की गई है ट्रेनर। कैसे ट्रेनर नहीं है ये बताइए? आज तो नहीं है लेकिन वो बोले छुट्टी में गए हैं। बिजली नहीं है? बिजली तो 2 रोज से नहीं है। तो कैसे काम होगा, मशीन कैसे चलेगा? नहीं सर, ये तो चलना जरूरी है ना। तो फायदा क्या होगा? इससे आम पब्लिक को फायदा नहीं होगा। नहीं ना? नहीं होगा, लेकिन चलना चाहिए। अच्छा, खिलाड़ी का एंट्री नहीं हो पाता है सुबह का टाइम? सुबह का टाइम जी क्यों होता है? मतलब सब बहुत सारे खिलाड़ी लौट जाते हैं। नहीं, फुटबॉलर वगैरह जितने भी सर आते हैं ना। देखा जाता है एक प्लेयर है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, खिलाड़ियों को एंट्री नहीं मिल पाता है सुबह के टाइम, ऐसा क्यों? जी सर, जब सुबह में हम आते हैं तो जो रहते हैं जिम में रहते हैं वो बोलते हैं कि जाओ अभी बाद में आना, हम लोग पहले कर लेंगे उसके बाद आ जाना। तो जब सुबह का टाइम है उसी कौन होते हैं सुबह वाले? जो भी, मतलब हम तो वो पहचानते नहीं, लेकिन जो भी इसमें रहते हैं वो हमको बोलते हैं कि आना थोड़ा सा बाद में या फिर शाम में आना, तुम अपना कर ले। व्यवस्था कैसा है?
व्यवस्था तो हम किसी दिन तो कर ही नहीं पाए सर, आ ही नहीं पाए, वहीं से हम लौट जाते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं अभी बिजली नहीं है जी। अच्छा, बिजली नहीं है भाई, बिजली नहीं है और तो कैसे काम करेगा ये सब? बिजली वाला सर जैसे जो भी मशीन है वो तो काम नहीं करेगा सर, और लेकिन जो बिना बिजली वाला है तो उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं लोग। ये फायदा हो रहा है इसका? नहीं सर, नुकसान ही है। नुकसान हुआ है? हाँ। क्या, और बाकी कितना फायदा, खिलाड़ियों को कितना फायदा मिल रहा है? खिलाड़ियों की बात की जाए तो सर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, दोनों टाइम में चलता है सर। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे जब मशीन खराब रहेगा, बिजली नहीं रहेगा तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं एक्चुअली सर टेक्निकी सर फिजिकल टीचर भी नहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब पोस्टिंग यहाँ पर फिजिकल टीचर की है और यहाँ पर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? स्टेडियम में बना यह जिम्नेजियम जो जिम है, बताया जा रहा है कि खैरा के खेल भवन में जाएगा। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जब यहाँ से चला जाएगा तो स्टेडियम में भी जिम की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं। लेकिन जब इस स्टेडियम के जिम का इस्तेमाल खिलाड़ी नहीं कर पाएंगे, लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली नहीं रहेगी, फिजिकल टीचर जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर है वो नहीं रहेंगे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाखों रुपए खर्च कर इस्टेब्लिश किए इस जिम का सदुपयोग कितना होता होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।